हेलो परिंदों। तो चलिए जो आपका बायोलॉजी क्लास 12th है उसका हम आज लोग सॉल्यूशन लेकर के आए हैं मॉडल पेपर का। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखना, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले स्लाइड डाउन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची झारखंड, जितने भी बच्चे हमें झारखंड से देख रहे हैं उनका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है सेट 1 को आज हम सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। क्लास 12th बायोलॉजी, ठीक है। कितने मार्क्स का? फुल मार्क्स 35। आपको समय दिया जा रहा है 1 घंटे 30 मिनट का, ठीक है। 1 घंटे 30 मिनट में आपको सभी बायोलॉजी के क्वेश्चंस को फोड़ डालना है, ठीक है। लिख के बिल्कुल उनको बिल्कुल धूल चटा देनी है। और जब मैं इस मॉडल सेट को देखा तो इसमें से मुझे 90% चीज़ें ऐसी लगी कि जिनको मैंने पढ़ाया है। अभी मैं आपको चलिए रिकॉल करवाता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिया क्या रखा है। सबसे पहले जो भी नोटिस हो आप लोग नोटिस को ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 19 है, ठीक है। 1 से 7 तक क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें क्या है? इनमें 5 प्रश्नों का अधिकतम उत्तर देना है, ठीक है। 5 प्रश्नों का अधिकतर उत्तर देना है और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। फिर आइए सेकंड नंबर कि 8 से 14 तक क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनका कम से कम आपको 50 शब्दों में इसका उत्तर देना है, ठीक है। प्रत्येक 3 अंक का है और ये प्रत्येक 1 अंक का है, ठीक है। अब आइए प्रश्न पत्र 15 से 19 तक क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। मतलब ऊपर वाले में से 5 और नीचे वाले में से 3, ठीक है, 100 शब्दों में। चलिए काफ़ी बच्चों की डिमांड थी तो एक परिंदे ने व्हाट्सएप पर इसको भेजा था, ठीक है। तो जब भेज ही दिए थे तो हम सॉल्व भी करवा देते हैं आपका। चलिए ग्रुप ए में देखिए क्या है। सॉरी, क्योंकि मुझे खांसी आ रही है। अभी आपको हाल ही फिलहाल पता था मेरे को फीवर हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ग्रुप ए में पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है आणविक कैंची से आप क्या समझते हैं? बताइए आणविक कैंची क्या है? आणविक कैंची यानी कि जो डीएनए के अणु को खंड खंड में काट देती है ना। डीएनए अणु को काटने का काम करती है आणविक कैंची, वही है। तो आणविक कैंची से आप क्या समझते? तो आणविक कैंची डीएनए अणु को खंडों खंडों में काट देती है और ये बायोटेक्नोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है। और जो आणविक कैंची का जो एंजाइम है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। बताओ आप लोगों ने पढ़ रखा है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और वही बायोटेक्नोलॉजी में मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया था। बताइए ये क्वेश्चन आपको याद हुआ कि नहीं? आणविक कैंची क्या है? आणविक कैंची यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसको हम लोग प्रतिबंध एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को कहाँ से लिया जाता है? तो इस एंजाइम को बैक्टीरिया से पृथक किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको वहाँ पर बताया था क्या किया जाता है? बैक्टीरिया से पृथक यानी कि बैक्टीरिया से अलग किया जाता है। और ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है कि डीएनए के विशिष्ट अनुक्रमों के जो अणु होते हैं उनको काट देता है, ठीक है। समझ गए? मैं ऐसे ही समझाते चलूँगा, आप लोग को रिकॉल हो जाए ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए व्हाट इज ई वेस्ट? ई वेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। भैया जब आप जाते हो कहाँ पर? सर्विस सेंटर में, ठीक है। सर्विस सेंटर में, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, जैसे आपका हो गया मोबाइल हो गया, ठीक है, और हो गया आपका लैपटॉप हो गया, जब आप अपने मोबाइल और लैपटॉप का सपोज दैट आप कुछ वर्क करवाते हो, काम करवाते हो, और उसमें जो प्लेट लगी रहती है ना, वो प्लेट निकलती हैं जो मोबाइल और लैपटॉप से, यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों का जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है, जो पदार्थ खराब हो जाता है, बोलते हैं ना दुकान वाले खराब हो गया भैया इसे चेंज करना पड़ेगा, है ना।
तो वो जो चेंज कर रहा है वो तो नया लगा रहा है, लेकिन जो खराब हो गया है उसी को बोलते हैं ई अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। ठीक है, और इसको किया क्या जाता है, आपने कभी कभी देखे होंगे कि जब आप जाते हैं तो वो जब प्लेट होती है जो ख़राब हो जाती है उसको वो लोग नहीं देते हैं। अभी हाल ही में मेरा इंडक्शन ख़राब हो गया था। ठीक है, तो इंडक्शन था हमारा हैवेल्स का, तो हमने ढूंढा कि भैया हैवेल्स का सर्विस सेंटर कहाँ है, पहुंच गए लेकर के, इंडक्शन का काम हुआ। इसके बाद जो प्लेट उन्होंने बदला, उस प्लेट को हम देखने के लिए बुलाए, हम कहें उसको दिखाइए कहाँ है वो, तो उन्होंने वो प्लेट को लाए। फिर हम उस प्लेट को लाने का प्रयास कर रहे थे कि हम इसे लेते चलेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि सर ये प्लेट यहीं पर रखी जाएगी। ठीक है, यानी कि क्यों रखी जाएगी, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि उससे ना कुछ अच्छी चीज़ें अभी वो निकाल लेंगे। जैसे उस प्लेट के अंदर होगा हमारा तांबा, ठीक है, तांबा होगा, सिलिकॉन लगा होता है। ठीक है, सिलिकॉन, तांबा और सिलिकॉन जैसी जो चीज़ें हैं ना उसको वो निकाल लेते हैं और उसका उपयोग वो फिर से करते हैं, है ना, मतलब इसका पुनः चक्रण करते हैं। क्या करते हैं, पुनः चक्रण। इस वजह से वो लोग प्लेटों को ले लेते हैं। ठीक है, मोबाइल से निकले हुए सामान को ई अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है, मोबाइल, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर से निकलने वाले सामान को ई गैजेट्स कहते हैं, ई अपशिष्ट कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आओ। तीसरा है अपरद खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो देखिए, जो अपरद खाद्य श्रृंखला है इसको तो इधर लिखना पड़ेगा, है ना। क्या है कि जो अपरद खाद्य श्रृंखला है, अपरद खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला क्या है कि यह एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, यह एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला है जो मृत कार्बनिक पदार्थों, ठीक है, जो मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है। क्या होता है कि जो अपरद होता है, ठीक है, तो ये जो अपरद खाद्य श्रृंखला होती है मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है। कहाँ से, मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है और मृत कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाती है। ये खाद्य श्रृंखला क्या होती है, मृत कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाती है। ठीक है, ये है आपकी अपरद खाद्य श्रृंखला, यानी कि ये खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है और मृत कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा यही खाद्य श्रृंखला विघटित हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग क्या है। तो देखो, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त होता है। किससे, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैसिलाई होता है उसी जीवाणु से प्राप्त होता है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग पूछा है, भैया इसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग जब मैं आपको पढ़ा रहा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि रक्त में थक्का को हटाने में किया जाता है। कहाँ से, रक्त में थक्का को हटाने में किया जाता है। ठीक है, यानी कि जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में उसका प्रयोग किया जाता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि भैया जिनका दिल खराब होता है। ठीक, चलो आ जाओ, पेनिसिलिन आ जाओ। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक के स्रोत के नाम बताओ। पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होती है, सांप से, वो प्राप्त होती है पेनिसिलियम नोटेटम से। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था,
एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया था? 1928 में, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। चलिए अब आइए एलिसा क्या होता है? एक्सपैंड द टर्म एलिसा, एलिसा शब्द को विस्तारित करिए। जो एलिसा होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। एलिसा क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एक प्रकार का टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट इससे क्या किया जाता है? इससे एड्स का निदान किया जाता है, ठीक है। जहाँ तक है इसका एड्स का निदान किया जाता है, पता लगाया जाता है एड्स को, ठीक है। चलिए फिर आइए इसे डिलीट कर देते हैं, देखना, ठीक है। सहभोजिता को परिभाषित कीजिए। सहभोजिता भैया क्या होता है? सहभोजिता कि यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है बहुत ज़्यादा जुकाम थी यार, है ना। क्या है कि यह एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें बताया दे रहा हूँ, समझाया दे रहा हूँ। जैसे आप आम में आर्किड का पौधा देखे हो, इसमें आम में आर्किड पौधा, ठीक है। आम के अंदर आर्किड का पौधा जाता है तो आम में से जो आर्किड का पौधा होता है वो आम से तो फ़ायदा लेता है ना। आम आर्किड के पौधे के लिए लाभकारी है, उसको फायदा भी देता है, लेकिन आर्किड से आम का कोई लाभ नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक सहभोजिता संबंध दर्शाता है, और सहभोजिता को बोलते हैं जिसमें एक जाति का लाभ होता है। इसमें एक जाति का क्या होता है? एक जाति का लाभ होता है तथा दूसरी जाति का, जो दूसरी जाति होती है उसका ना लाभ होता है और ना हानि होती है, ठीक है। वो होता है सहभोजिता, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो ये 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक क्लोनिंग संवाहक में किन गुणों की आवश्यकता होती है ना। जो हमारे क्लोनिंग संवाहक है, एक क्लोनिंग संवाहक है हमारे पास, है ना। क्या है? क्लोनिंग संवाहक यानी कि क्लोनिंग वेक्टर है। और इस क्लोनिंग वेक्टर में किन गुणों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले देखो, क्लोनिंग वेक्टर हम उसी को बनाते हैं, है ना, जिसका डीएनए दूसरे के शरीर के या दूसरे के अंदर पहुंच करके और प्रतिकृतियां वो बनाने लगे, है ना। ये नहीं उधर जाके बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहे, नहीं, उसी का क्लोनिंग वेक्टर अपन लोग बनाते हैं जो दूसरे के डीएनए में पहुंच करके नई प्रतिकृतियां, स्वप्रतिकृतियां बनाने लगे, ठीक है। तो इसके कौन से गुण हैं? तो इसके बेसिकली 3 गुण हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको क्लोनिंग संवाहक बताया था तो मैंने आपको बताया था कि क्लोन करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली होती है ORI की उत्पत्ति, यानी कि प्रतिकृतियन की उत्पत्ति। बताया था ना, याद आ रहा है ना अब आपको? प्रतिकृतियन की उत्पत्ति। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें वर्ण योग्य चिन्हक होने चाहिए। बताओ, चिल्ला के पढ़ाया था, है ना, उस बीच भी मैं बीमार हो गया था। वर्ण योग चिन्हक, फिर आपका होने चाहिए तीसरा नंबर पे क्लोनिंग स्थल। बस हो गया, यही 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। देखो जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। ये 3 चीज़ें चाहिए, और इसको आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में फुल डिटेल से पढ़ चुके हो भैया। ORI की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। वर्ण योग चिन्हक, है ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, PVR1, है ना, BAM-H1 देखे थे ना, BAM-H2, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। BT कपास के बारे में संक्षिप्त से बताइए। BT कपास, BT का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने पढ़ा है बैसिलिस थुरेनजेनिसिस। BT के पास क्या है? बैसिलस थुरेनजेनिसिस। अब देखो, बोले दे रहा हूँ, सुन लो कि भैया BT के पास में क्या होता है। BT के पास जो होता है, जो BT जीवाणु होता है, बैसिलस जीवाणु होता है, इसके अंदर एक प्रोटीन का रवा उत्पन्न होता है,
है ना, प्रोटीन का रवा। और वो रवा कौन बनाता है, कोई डीएनए के अंदर जीन होगा वो बनाएगा। तो क्या किया जाता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस नामक एक जीवाणु होता है जो ऐसी प्रोटीन का निर्माण करता है जिसमें अनेक प्रकार के कीटों को नष्ट करने की क्षमता होती है। ठीक है, अब बताओ, इसके अंदर एक ऐसी प्रोटीन बनती है जो अनेक प्रकार के कीटों को मारने की क्षमता होती है। लेकिन ये जो प्रोटीनियाँ होती है ना, बीटी कपास के पौधे के अंदर रहेगी, लेकिन कपास के पौधे को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और जब कपास का पौधा आकर के किसी कैटरपिलर, है ना, कपास के पौधे को जब कैटरपिलर थोड़ा सा खाएगा तो वो प्रोटीन कैटरपिलर के आमाशय में जाएगी और कैटरपिलर फट जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, और जब नहीं खा पाएगा तो कपास आपकी सेव हो जाएगी, है ना, बच जाएगी। ठीक है, चलिए क्या है आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें से 5 क्वेश्चन करने थे आपको। कितने क्वेश्चन थे, 3 3 6 1 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, शीत निष्क्रियता और डायपाज किस प्रकार से भिन्न है। तो ये जो शीत निष्क्रियता था मैंने आपको बताया था, है ना, मैं आपको कहाँ बताया था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था शीत निष्क्रियता क्या होता है, ग्रीष्म निष्क्रियता क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था। जैसे ध्रुवी भालू हो गए हमारे, है ना, हाइबरनेशन में। कौन से भालू, ध्रुवी भालू। ठीक है, ध्रुवी भालू। अब बताओ, जो डायपाज एक बार समझा देता हूँ। डायपाज एक प्रकार का व्यवहारिक अनुकूलन होता है, और जब मैं आपको जीव और समष्टियाँ पढ़ा रहा था वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि यह एक अस्थायी निष्क्रियता की स्थिति होती है। डायपाज क्या होता है, ये अस्थायी निष्क्रियता। ठीक है, डायपाज जो होता है वो अस्थायी निष्क्रियता की स्थिति होती है। ठीक है, याद रहेगा ना, डायपाज क्या होता है, डायपाज अस्थायी निष्क्रियता की एक स्थिति होती है जो जीव के विकास में ठहराव द्वारा चिन्हित होती है। ठीक है, जीव के विकास में किसमें, ठहराव द्वारा चिन्हित होती है। ज़्यादातर इसमें क्या आते हैं, ज़्यादातर कीड़े आते हैं। जैसे कीड़े कहीं पे खड़े हो जाते हैं तो ठहर ही जाते हैं एक जगह पर, है ना, अपने को कितना भी मारो। चलो आ जाओ, 11 नंबर क्वेश्चन आओ। उत्प्रेरक परिवर्तक वाहनों से निकलने वाले हानिकारक गैसों को कम करने में कैसे सहायक होते हैं। भैया इसमें आपको पता है कि जो वाहनों का जो साइलेंसर होता है ना, साइलेंसरवा देखे होंगे, बहुत मोटा मोटा होता है। ये देखो, फिर ये घुमा करके जाएगा इंजन की तरफ, है ना, और ये बाहर निकल जाएगा। सॉरी, तो इसमें क्या होता है, ये इसमें उत्प्रेरक परावर्तक होते हैं, और जब ये इंजन की तरफ जाएगा तो वहीं पर उत्प्रेरक परावर्तक होते हैं। उत्प्रेरक परावर्तक क्या करते हैं, कैटालिस्ट कन्वर्टर क्या करते हैं कि जो इंजन से हानिकारक गैसें निकल रही हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया, नाइट्रस के ऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, इनको क्या करते हैं, ये भैया बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। अगर वायुमंडल में जाएंगे तो क्या करेंगे, पर्यावरण में जाएंगे नुकसान करेंगे। तो इनको ये H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। बस यही काम होता है। उत्प्रेरक परिवर्तक क्या होता है कि जो गाड़ियों से हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को ये क्या करते हैं, ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। ठीक है, ये एक एग्जॉस्ट सिस्टम पर वर्क करता है। जैसे आप लोग देख लीजिए, जैसे देखो इंजन के अंदर क्या है, कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना दिया, देखो CO2 बना दिया। अब CO2 गैस बाहर निकलेगी, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या है। तो बताओ, जब मैं आपको पारिस्थितिकी पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था भैया कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण को आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि एक सुनिश्चित क्षेत्र की क्या होगा, एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति जो है वो संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन को पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। ये डिफिनेशन याद कर लो। ठीक है, डिफिनेशन क्या है कि एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तित, ठीक है, आकलित परिवर्तन को पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। और इसमें जो प्रथम अनुकरण किस प्रकार से द्वितीय अनुकरण से भिन्न होता है। तो देखो भैया, जो प्रथम अनुक्रमण होता है वो वनस्पति सहित स्थलों पर होने वाला अनुक्रमण होता है।
ठीक है। स्थलों पर और वनस्पतियों पर जो होने वाला अनुक्रमण होता है वो प्राथमिक अनुक्रमण होता है। वनस्पति जैसे रेतीले टीले हो गए आपके, है ना, वनस्पति वगैरह पृथ्वी के अंदर दब गई, ज्वालामुखी का विस्फोटन हो गया, ये प्राथमिक अनुकरण के अंदर आ गया। और द्वितीयक अनुकरण क्या होते हैं? द्वितीयक अनुक्रमण को एक चीज़ याद रखना, द्वितीयक अनुक्रमण को गौड़ अनुकरण कहते हैं, ठीक है, अनुक्रमण कहते हैं, ठीक है। ये वे स्थान जहां पूर्व से वनस्पति थी, ठीक है। द्वितीयक अनुक्रमण में क्या होता है? वे स्थान जहां पर पहले से वनस्पति थी किंतु किन्हीं कारणों से वह वनस्पति क्या हो गई है? वनस्पति वो नष्ट हो गई है। तो ऐसे स्थलों पर जो अनुक्रमण होगा उसे हम द्वितीयक अनुक्रमण कहेंगे, ठीक है। अब आओ 13 नंबर क्वेश्चन। उपचार क्या है भैया? सीवेज प्लांट, ठीक है। इसको मैंने आपको ना बिल्कुल रट रट के पढ़ाया है और इसके वीडियोज, अब सभी के जो वीडियोज है ना वो आपको प्लेलिस्ट पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट पर। और प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे बोल दूंगा, वो लोग दे देंगे, ठीक है। और वो प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th बायोलॉजी IMP क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर के इसका फुल लेक्चर वीडियो देख लेना, समझ जाओगे क्या है, ठीक है। चलो, जैव नियंत्रण कारकों के बारे में उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। जैव नियंत्रण कारक क्या होते हैं कि भैया जो जीव सॉरी, अब सच में बहुत ज़्यादा बीमार हो गया तो मैं क्या बताऊँ, है ना। चलो, जैव नियंत्रण कारक क्या होते हैं हमारे कि पादपों तथा पीड़क, जो पीड़क होते हैं, है ना, पादपों तथा पीड़क के नियंत्रण के लिए, है ना, जो पादपों में जो रोग उत्पन्न करते हैं, जो पीड़क रोग उत्पन्न करते हैं, उनके नियंत्रण के लिए जैव रासायनिक विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? जैव रासायनिक विधि का प्रयोग किया जाता है। जैव विधि का, जैव वैज्ञानिक विधि का, रासायनिक विधि मतलब वो नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। जैव वैज्ञानिक विधि, तो इसमें किसानों का ये मानना होता है कि जितना जीवों में विविधताएं होंगी उतना अच्छा रहेगा, यानी कि जितने प्रकार के यहाँ पे जीव पाए जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, जैविक खेती की जाती है ना। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। मैं आपको उदाहरण, देखो, जब मैं पढ़ा रहा था वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, जो बैसिलस थुरिंजेंसिस होता है, बटरफ्लाई कैटरपिलर को नियंत्रण करता है ना। जो बैसिलस थुरिंजेंसिस क्या करता है? बटरफ्लाई कैटरपिलर को। और मैंने आपको एक बताया था ट्राइकोडर्मा करके, क्या बताया था? ट्राइकोडर्मा बताया था कि नहीं? बताओ, भूल गए? भूल गए बच्चे, यार बड़े दुष्ट हो रहे हो तुम लोग। ट्राइकोडर्मा क्या होता है? ट्राइकोडर्मा एक फंगस होता है। ये फंगस क्या करता है? ये फंगस पादप रोग जनकों के जो प्रभावशील जैव नियंत्रण होते हैं उनमें भाग लेता है, ठीक है। जो रोग जनक होते हैं उनको मारता है। फिर मैंने एक आपको बैकुलोवायरस करके बताया था, बताओ याद है कि नहीं? बैकुलोवायरसिस क्या होते हैं? ये ऐसे रोग जनक होते हैं जो कीटों तथा संधिपादों पर नियंत्रण करते हैं। किस पर? बैकुलोवायरसिस किस पर? कीटों और संधि पादों पर नियंत्रण करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। अरे देखो, जो ये मैं बता रहा हूँ ना, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, ठीक है। जितने भी बायोलॉजी क्लास 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आपके प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दिए गए हैं। और नहीं तो आप क्वेश्चन का नाम लिखो और लास्ट में यूट्यूब में क्वेश्चन का नाम लिखने के बाद लास्ट में बायो अमन डाल देना, ठीक है। अगर वीडियो बना होगा तो आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ आगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चंस को मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। पहला क्या है? PCR टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फुल डिटेल वीडियो पढ़ा है। DNA पुनर्योगज प्रौद्योगिकी द्वारा इंसुलिन का निर्माण, ये क्वेश्चन आपका पढ़ा है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जो बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट है ना। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस नहीं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। बायोटेक का आप भाग 4 वीडियो देखोगे। कौन सा? भाग 4, ठीक है। बायोटेक इट्स एप्लीकेशन वाला, बायोटेक और इट्स एप्लीकेशन वाले का भाग 4 वीडियो देखोगे। मैंने उसमें आपको पूरा फुल डिटेल वीडियो बताया है, कैसे ए चैन होता है, बी चैन होता है, सी चैन होता है, ए और बी चैन मिलके क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या है? फास्फोरस चक्र के बारे में, इसका भी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जिनके द्वारा जीव पर्यावरण बदलाव का सामना कर पाते हैं,
इसमें पूछ रहा है कि आप उन तरीकों को बताइए, किस पर, उन तरीकों को बताइए। इसका तो डायग्राम बनाना था, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है, गूगल कर लेना और बुक में आपके बना हुआ है। अभी समझ लेना, नहीं समझ आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। चलो, ये क्या होता है, ये भैया ये क्वेश्चन है आपका जीव और समष्टियों का। देखो मुझे याद आ गया, किसका, जीव और समष्टियाँ। जब मैं आपको जीव और समष्टियाँ पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था नियमन करना, क्या करना, नियमन करना। इसके बाद आपका संरूपण करना, संरूपण करने के बाद आपका प्रवास करना, प्रवास करने के बाद आपका निलंबन करना। इसके बारे में आपको डिटेल से, ठीक है, डिटेल से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप लोग इसको लिख सकते, बहुत समझाया था चिल्ला चिल्ला के, है ना। तो इसको लिख लेना कि पर्यावरणीय बदलाव का सामना कर पाते हैं, ठीक है। इन्हीं तरीकों के द्वारा जो जीव होते हैं वो जो पर्यावरण में बदलाव आते हैं उनका वो सामना कर पाते हैं। फिर इसमें आ जाओ, ओजोन अवक्षय क्या है। ओजोन का अपक्षय, भैया ओजोन की जो मोटाई होती है उसकी मोटाई लगातार कम हो रही, इससे पता चल रहा है ओजोन का अपक्षय हो रहा है। यह कैसे होता है, कैसे होता है क्या, जैसे देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जैसे CFC, जैसे हमने देख लिया CF2 है हमारे पास, Cl2 है, ठीक है। इसमें जब ओजोन ये जब वो यूवी लाइट जब इसमें पड़ेंगी CF2 में, Cl2 में, ये कहाँ से उत्पन्न होगा, हमारे रेफ्रिजरेटर से, AC वगैरह से, है ना। तो इसमें से देखो क्लोरीन गैस अलग और CF2Cl गैस अलग हो जाएगी, ठीक है। अब देखो भैया मेन खेल कहाँ शुरू होता है, ये जो क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस O3 से क्रिया करेगी और O3 से क्रिया करने के बाद ClO बनाएगी और O2 बनाएगी, गैस, ठीक है। यानी कि देखो O3 को नष्ट करके क्या बना दी, ClO और O2, ठीक है। अब देखो फिर ये ClO शांत नहीं बैठेगा, फिर ही हरामी आदमी ClO जो है ये फिर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, एक ऑक्सीजन से, और फिर आपका बनाएगा O2, है ना। और लगातार यही रिएक्शन होती रहती है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही रिएक्शन होती रहती है जिसके कारण से क्या होता है, ओजोन परत का अपक्षय हो जाता है, ओजोन परत नष्ट हो रही है, ठीक है। तो चलो फाइनली आज का वीडियो यहीं तक हम लोग ख़त्म करते हैं। आज आपका टॉपिक ख़त्म हुए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पढ़ाई थी और आप लोगों ने सही से ना पढ़ी हो तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज का वीडियो बस यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।